Hello everyone, welcome to Patanjali IAS classes. My name is Shilpa and today we are going to do the second part of most awaited series What's New in New Syllabus for RS 2021 Prelims. So let's start. उस दिन हमने राजस्थान की हिस्ट्री डिस्कस कर ली थी, हमने इंडियन हिस्ट्री डिस्कस कर ली थी, तो आइए वर्ल्ड ज्योग्राफी से शुरू करते हैं। पुराने वाले सिलेबस में लिखा हुआ है ब्रॉड फिजिकल फीचर्स, तो इसके अंदर आपको स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया हुआ कि आपको किस तरह के फिजिकल फीचर्स पढ़ने हैं। यही सब सोल्यूशन इन्होंने यहाँ पे कर दिया है। मेजर लैंडफॉर्म्स यानी आपको क्या पढ़ना है, आपको पढ़ने हैं माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, डेजर्ट्स और रिवर्स एंड लेक्स, क्योंकि रिवर्स एंड लेक्स भी लैंडफॉर्म्स का पार्ट होते हैं। तो इसके अंदर आपको ये कैसे पढ़ना है, आपको ये पढ़ना है कि कौन सा माउंटेन कहां पर है, कौन से प्लेट्यूज कौन सा एरिया कवर कर रहे हैं, कौन से प्लेन्स में कौन सी रिवर्स जा रही है और कौन सा डेजर्ट किस साइड पे है। यानी कि आपको ये देखना है कि सपोजिंगली अगर ये इंडिया का मैप है तो आपको पता होना चाहिए कि हिमालयन रेंज यहां से यहां पर है, यहाँ पे कौन से माउंटेन्स है, यहाँ पे डेजर्ट है तो वो क्या है। इसी तरीके से अगर हम अफ्रीका की बात करें तो यहाँ पे सहारा डेजर्ट है, आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे कौन सा ओशन है वो पता होना चाहिए, यहाँ से कौन सी कैनाल निकल रही है वो पता होना चाहिए, यहाँ पे कौन से माउंटेन रेंजेस हैं आपको वो पता होना चाहिए, कौन सा रिवर है जो कट कर रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को, आपको ये सब पता होना चाहिए। और आपको इसी तरीके से अपनी स्टडीज को पढ़ना है, मैप्स को इंक्लूड करके। अब सेकेंड पॉइंट है एनवायरमेंटल एंड इकोलॉजिकल इश्यूज। ये वाला जो पॉइंट है एनवायरमेंटल एंड इकोलॉजिकल इश्यूज, इसको इन्होंने बहुत ब्रॉडली क्लासिफाई करके एग्जैक्टली बता दिया है कि आपको एनवायरमेंटल इश्यूज में पढ़ना क्या क्या है, क्योंकि वो अपने आप में ही बहुत वास्ट टर्म है। तो इन्होंने यहाँ पर क्या बोला है कि आपको एनवायरमेंटल इश्यूज पढ़ने हैं और आपको एनवायरमेंटल इश्यूज में क्या पढ़ना है, आपको डेजर्टिफिकेशन पढ़ना है, आपको डिफॉरेस्टेशन पढ़ना है, आपको क्लाइमेट चेंज पढ़ना है, आपको ग्लोबल वार्मिंग पढ़नी है और आपको ओजोन लेयर डिप्लीशन पढ़ना है। यानी कि इन्होंने आपको बता दिया कि आपको क्या क्या स्पेसिफिकली पढ़ना है, वरना एनवायरमेंटल इश्यूज में तो बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, फूड पिरामिड्स आ जाते हैं, एनर्जी साइकिल्स आ जाती हैं। तो उन्होंने क्या करा, उस चीज को स्ट्रैटेजाइज किया है कि बच्चों को ये पढ़ना है, क्योंकि टॉपिक अगर आप इसे आपने वेगली दे दिया तो बच्चों को बहुत मुश्किल हो जाता है पढ़ना। तो आरपीएससी ने क्या करा, इस बार बच्चों का काम बहुत आसान किया। उन्होंने बोला कि आपको सिर्फ डेजर्टिफिकेशन पढ़ना है, आपको डिफॉरेस्टेशन के बारे में पढ़ना है कि वर्ल्ड में जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है वो कैसे हो रहा है, जो विस्तार हो रहा है डेजर्ट्स का, एक्सपेंशन ऑफ डेजर्ट्स है वो कैसे हो रहा है, क्लाइमेट चेंज क्या रोल प्ले कर रहा है। और जैसे हम क्लाइमेट चेंज पढ़ते हैं तो हमें साथ साथ में इसके करंट अफेयर्स में क्या पढ़ना पड़ेगा, हमें इसकी जो समिट है, जो कॉन्फ्रेंसेज है वो साथ में पढ़नी पड़ेंगी। ग्लोबल वार्मिंग का एक बहुत बड़ा इशू है, ओजोन लेयर डिप्लीशन है, ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रही है, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज इसके अंदर इंक्लूडेड है, हमें वो सब इसमें इंक्लूड करके पढ़ना पड़ेगा। जब हम वाइल्ड लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं तो ये वाला जो पोर्शन है ये आपका साइंस में शिफ्ट हो गया है कि आपको वाइल्ड लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ना है, बट आपको ज्योग्राफिकल व्यू से नहीं, आपको साइंटिफिक व्यू से पढ़ना है। इंटरनेशनल वाटरवेज भी इंक्लूड नहीं किया गया है, रीजन बीइंग कि अभी क्लाइमेट चेंज के हिसाब से बहुत सारी चीजें हैं जो वर्ल्ड ज्योग्राफी में और डेमोग्राफिक्स में चेंज हो गई है। और वैसे भी अगर इसमें से कुछ सवाल आना होता है इस टॉपिक में से तो करंट इश्यूज में इंक्लूड हो जाता है, जैसे सुएज कैनाल का भी रिसेंट इशू है। ठीक है, अब हम बात करते हैं मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स की। जब हम मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स की बात करते हैं, जो कि यहाँ पे सिलेबस में पॉइंट नंबर 4 है, तो जब हम मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि कौन सी इंडस्ट्री कहां पर है। और इसका हम अगर कोई भी इंडस्ट्री कहीं भी सेटअप करते हैं तो इसका रीजन ये होता है कि वहां पर उस इंडस्ट्री को लगाने के लिए रिसोर्सेज अवेलेबल है। तो इनडायरेक्टली हम क्या पढ़ रहे हैं कि कौन से एरिया में कौन से रिसोर्सेज हैं और उनके हिसाब से कौन कौन से इंडस्ट्रीज कहां पे सेटअप की गई है, या फिर कौन कौन से इंडस्ट्रियल रीजन जो वर्ल्ड में डेवलप हुए हैं वो किस हिसाब से हुए हैं। यानी कि अगर किसी स्पेसिफिक एरिया में आयरन मिलता है तो वहां पे आयरन से रिलेटेड इंडस्ट्रीज होंगी, अगर किसी स्पेसिफिक एरिया में कोल मिलता है तो वहां पे कोल से रिलेटेड इंडस्ट्रीज होंगी, अगर किसी स्पेसिफिक एरिया में कॉपर मिलता है तो वहां पे कॉपर से रिलेटेड इंडस्ट्रीज होंगी। और इन इंडस्ट्रीज के साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन भी देखा जाता है, तो आपके जो ट्रांसपोर्टेशन है वो भी इसमें इंक्लूड
हो जाएगा। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर की, और उसके बाद बात करते हैं मेजर रिवर्स एंड लेक्स की। जब हम मेजर रिवर्स और लेक्स की बात कर रहे हैं तो हमें इसके अंदर ये देखना है कि कौन सी रिवर्स कहां से फ्लो हो रही है, कौन से लैंडफॉर्म से निकल रही है, या कौन से लैंडफॉर्म पे कौन सी रिवर्स है। सेकेंडली हमें देखना है कि रिवर्स की ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है, या फिर रिवर्स जो है वो ड्रेन कहां पे हो रहे हैं। ठीक है, रिवर्स है तो कहीं ना कहीं से तो शुरू होते हैं और कहीं ना कहीं पे खत्म होते हैं, तो हमें उनका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट पढ़ना है। इसके ऊपर कौन कौन से डैम्स है हमें वो पढ़ने हैं, प्रोमिनेंट डैम्स है वो पढ़ने हैं, और इसके साथ हमें पढ़ना है कि इसके ऊपर कौन कौन से प्रोजेक्ट्स लगे हुए हैं। इसके साथ हमें क्या पढ़ना है, इसके ऊपर कौन कौन से ट्रिब्यूटरीज है इसकी, साथ में हमें लेक्स भी इसी तरीके से पढ़नी है। अब हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं। अगर हम एग्रीकल्चर को इकोनॉमिक्स की दृष्टि से देखें तो ये हमारा प्राइमरी सेक्टर है, तो हमें इसके बारे में तो पता होना ही चाहिए कि कौन से एरिया में कौन कौन से फूड आइटम्स है जो मिलते हैं, और उसके हिसाब से वहां के लोगों की रहन सहन और कल्चर के बारे में भी बहुत ज्यादा इंडिकेशन मिल जाता है। तो आइए इंडियन ज्योग्राफी की बात करते हैं। जैसा हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी में देखा है कि बेसिक ब्रॉड फिजिकल फीचर्स को उन्होंने क्लासिफाई किया है, तो वही सेम चीज इंडियन ज्योग्राफी में भी हुई है। यहाँ पे मेजर लैंडफॉर्म्स के बारे में बताया गया है, यानी आपको माउंटेन्स पढ़ने हैं, प्लेटूज पढ़ने हैं, प्लेन्स पढ़ने हैं। तो आइए बात करते हैं मिनरल्स की। मिनरल्स में पुराने सिलेबस में दे रखा था आयरन, मैग्नीज, कोल, ऑयल, गैस एंड एटॉमिक मिनरल, और नए सिलेबस में जब हम मेजर मिनरल्स की बात कर रहे हैं तो हमें दे रखा है आयरन और, मैग्नीज, बक्साइट एंड माइका। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कोल कहां गया, ये ऑयल कहां गया, ये गैस कहां गई, ये एटॉमिक मिनरल्स कहां गए। ये एटॉमिक मिनरल्स, कोल, ऑयल, गैस, ये सब हम किसके लिए यूज करते थे, हम पावर जनरेट करने के लिए यूज करते थे। तो ये सब चीजें हम कहां पढ़ेंगे, हम पावर रिसोर्सेस के अंदर पढ़ेंगे। उसके अंदर भी दो हेड्स इन्होंने स्पेसिफिकली दे रखे हैं, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल, यानी कि जो आपको कंटिन्यूस मिल सकते हैं, और कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो कुछ पर्टिकुलर टाइम के बाद एग्जॉस्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो इसके अंदर क्या होगा, कन्वेंशनल के अंदर क्या होगा, आपके कोल, ऑयल, गैस आ जाएगा। एटॉमिक मिनरल्स अभी तो हमारे पास बहुत याद में है, मतलब बहुत ज्यादा है, तो पर वो भी एक टाइम के बाद ऑब्वियसली एग्जॉस्ट होंगे। नॉन कन्वेंशनल एनर्जीज के अंदर एक नया पोर्शन है जो हम वैसे भी पढ़ते ही थे करंट अफेयर्स के अंदर, थर्मल एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, वो हमारे क्या है, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है। अब हम मेजर इंडस्ट्रीज एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात करते हैं जो पुराने सिलेबस में हमको दे रखा है। तो यहां पे भी हमें दे रखा है मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स, सेम है, कोई चेंज नहीं है, सिर्फ लैंग्वेज का चेंज है। फिर तो दे रखा है ट्रांसपोर्टेशन मेजर एंड मेजर ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर्स। ये फिफ्थ वाला पॉइंट 8th वाले पॉइंट में दे रखा है नेशनल हाईवेज एंड मेजर ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर्स। इन्होंने नेशनल हाईवेज पूरा ऐड किया है, बिकॉज नेशनल हाईवेज के पीछे एक पूरा का पूरा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, और जो इंडिया में रोड नेटवर्किंग को स्ट्रांग इनफ करने के लिए इसके अंदर नए नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, तो इसको स्पेसिफिकली हमने अलग से पढ़ना है। ग्रीन हाईवेज आ रहे हैं आपके, नेशनल ग्रीन हाईवेज आ रहे हैं, देन क्वाड्रेंगल प्रोजेक्ट चल रहा है आपका, ट्रायंगल प्रोजेक्ट चल रहा है, ईस्टर्न वेस्टर्न कॉरिडोर चल रहा है, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर चल रहा है, तो हमको ये अलग से स्पेसिफिकली पढ़ना है। अब इसमें दे रखा है बात नेचुरल रिसोर्सेज की। तो नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, जो भी हमें मिनरल्स मिलते हैं, दिस इज जस्ट अ रिपीटेशन, so this is just a repetition, कुछ अलग से चीज नहीं है। अब इसमें लिखा हुआ है एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स एंड इकोलॉजिकल इश्यूज। ये चीज हम कहां पढ़ेंगे, ये हम साइंस एंड टेक में पढ़ेंगे। यहाँ ज्योग्राफी हटा करके इसको एक स्पेसिफिकली हेड दे दिया गया है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के। आगे बढ़ते हैं, तो आइए बात करते हैं ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान की। जब हम ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान की बात करते हैं तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि राजस्थान को कितने फिजिकल फीचर्स में डिवाइड किया गया है और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। तो जो हमारा पुराने सिलेबस का फर्स्ट पॉइंट था, दैट इज सिमिलर टू दी फर्स्ट पॉइंट ऑफ आवर न्यू सिलेबस। इसके अंदर हमें पढ़ना है कि राजस्थान का जो डेजर्ट एरिया है वो कहाँ पर है, राजस्थान में कौन कौन सी माउंटेन रेंजेस हैं,
राजस्थान में कहाँ कहाँ पे प्लाट्यूज हैं और कौन कौन से रिवर्स ड्रेन कर रही है। ठीक है, तो ये इसके अंदर हम ये भी ऐड कर लेते हैं और ये भी ऐड कर लेते हैं। ठीक है, अब उसके बाद बात कर रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ राजस्थान की। पुराने सिलेबस में लिखा हुआ है नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ राजस्थान। तो नेचुरल रिसोर्सेज होते क्या है, आपके जो माइंस एंड मिनरल्स होते हैं, या फिर आपके रिवर्स होते हैं, या फिर आपका जो किसी भी तरीके के प्लांट्स होते हैं, तो उनकी बात करें तो दैट इज जस्ट अ रिपीटेशन। अब हम बात करते हैं क्लाइमेट की। क्लाइमेट हमने यहाँ पे कहा है कि हमें क्लाइमेट तो पढ़ना ही पड़ना है, साथ में हमें क्लाइमेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़नी है। ठीक है, उसके बाद हमने करी नेचुरल वेजिटेशन की। हम नेचुरल वेजिटेशन के साथ हम क्या कर रहे हैं, सॉइल भी कवर कर रहे हैं, क्योंकि कुछ पर्टिकुलर टाइप की सॉइल के अंदर कुछ पर्टिकुलर टाइप की वेजिटेशन होती है, तो हम उसको वहां पे देख रहे हैं। फिर वो दे रखा है फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी अपने आप में एक बहुत बड़ा टर्म है, तो इसको हमने यहाँ पे 11 पॉइंट ऑफ व्यू सिलेबस में ऐड किया है, बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। तो जो हमारा थर्ड पॉइंट का लास्ट हेड था, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी, वो हमने कहां कवर किया है, वो हमने 11th पॉइंट में कवर किया है, बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कन्वर्जन में। उसके बाद हमने देखा है यहाँ पे मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स। फोर्थ पॉइंट क्या दे रखा है, मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स। तो जब हम रिवर्स पढ़ते हैं, जैसे हमने अभी इंडियन ज्योग्राफी के अंदर डिस्कस किया, जैसे हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर डिस्कस किया, मेजर रिवर्स के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, उसकी ट्रिब्यूट, वो रिवर कहां से स्टार्ट हो रहे, रिवर कहां पे ड्रेन हो रहे, उसका बीच का पाथ, उसके अंदर कौन कौन से इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हैं, उसके अंदर कौन कौन से डैम्स हैं, उसकी ट्रिब्यूटरीज कौन सी है, लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज कौन सी है, राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज कौन सी है, ये सब। तो मेजर इरिगेशन जो प्रोजेक्ट्स हैं वो हम कहां पढ़ेंगे, मेजर रिवर्स और लेक्स के साथ पढ़ेंगे। अब यहां पर दे रखा है माइंस एंड मिनरल्स, और यहां पर इन्होंने स्पेसिफाई कर रखा है मिनरल्स, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक। तो कोई भी जो मिनरल्स होते हैं वो दो हेड्स में डिवाइडेड होते हैं, या तो मिनरल्स मेटालिक होते हैं, नॉन मेटालिक, तो वो बिल्कुल सेम बात है। अब इधर दे रखा है पॉपुलेशन, और यहां पर क्या दे रखा है, पॉपुलेशन, इट्स ग्रोथ, डेंसिटी, लिटरेसी, सेक्स रेशियो एंड मेजर टाइप्स। यानी जो आपको पॉपुलेशन पढ़ना है, या आपको जो सेंसस पढ़ना है, वो ग्रोथ के टर्म्स में पढ़ना है, डेंसिटी की टर्म्स में पढ़ना है, लिटरेसी के टर्म्स में पढ़ना है, सेक्स रेशियो यानी कितने वुमेन पे कितने मेन पे कितनी वुमेन है, मेजर ट्राइब्स कौन कौन सी है, और उनकी ग्रोथ और उनकी डेंसिटी भी साथ में पढ़नी है। लास्ट मैंने दे रखा है मेजर इंडस्ट्रीज एंड पोटेंशियल फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो ये हमने यहाँ पे देख ली, यहाँ पे लिखा हुआ है मेजर इंडस्ट्रीज, पहले पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, मेजर इंडस्ट्रीज। मेजर इंडस्ट्रीज के अंदर सब हो जाता है कवर, क्योंकि जहां जहां पे भी हमने इंडस्ट्री क्लस्टर्स बनाए हैं वहां पे हमने उनको डेवलप भी किया है, SEZ डेवलप हुए राजस्थान में बहुत सारे, तो वो सब हमें कहाँ पढ़ने हैं, मेजर इंडस्ट्रीज के अंडर ही पढ़ने हैं। अब ये जो 5th पॉइंट है और ये जो 10th पॉइंट है, 7th पॉइंट तो इरिगेशन प्रोजेक्ट था जो हम रिवर्स के साथ भी पढ़ते हैं, और इन्होंने इसके साथ साथ इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स, यानी पानी बचाओ अभियान, जो राजस्थान का एक बहुत बड़ा इशू है कि हमारे यहाँ पे बरसात कम होती है क्योंकि हमारा ड्राई स्टेट है, क्योंकि हम यहाँ पे डेजर्ट एरिया में रहते हैं। तो वाटर कंजर्वेशन की जो टेक्निक्स है जो हम यूज करते हैं, ड्रिप इरिगेशन जो है, 4 वाटर प्रोजेक्ट है हमारा राजस्थान का, जो वो सब हम कहाँ देखेंगे, हम यहाँ पर देखेंगे। अब इसके अंदर एक नई चीज है मेजर क्रॉप्स। जब हम मेजर क्रॉप्स पढ़ रहे हैं इंडिया की, तो हमें राजस्थान की भी पढ़नी है, बिकॉज एग्रीकल्चर इज द प्राइमरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। तो अगर हमें ये पता होगा कि हमारे राजस्थान में कौन कौन सी क्रॉप्स कहाँ पर उग रही है, तो हमें इकोनॉमिकली उसको पढ़ने में बहुत आसानी होगी। तो हमें मेजर क्रॉप्स में क्या क्या पढ़ना है, हमें व्हीट पढ़ना है, हमें मक्का पढ़ना है, हमें बार्ली पढ़ना है, बाजरा पढ़ना है, कॉटन पढ़ना है, शुगर केन पढ़ना है, और ठीक है। कॉटन आप सोचेंगे कहाँ होता है, कॉटन तो ब्लैक सॉइल में होता है। तो अभी मैंने आपको एक बता दूं कि हमारे राजस्थान में भी कॉटन उगता है। कि हमारे राजस्थान में जो कोटा वाला साइड है वहां पे काली मिट्टी है। तो चलिए आगे चलते। अब हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम एंड गवर्नेंस की। तो देखिए इसके अंदर बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं।
इस वाले पोर्शन में बहुत ज्यादा मेजर चेंजेस नहीं हुए हैं। इसके अंदर एक छोटा चेंज ये हुआ है कि जो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1919 का और 1935 का, ये हम पोर्शन कहाँ पढ़ेंगे? ये वाला पोर्शन हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे, यानी इतिहास में पढ़ेंगे, क्योंकि वहां पर हम फॉर्मेशन ऑफ इंडिया देख रहे हैं। कहां से कहां तक देख रहे हैं? 1964 तक देख रहे हैं, तो ये तो उससे पहले का है। तो ये पोर्शन हम कहाँ पढ़ेंगे? हम इतिहास में पढ़ेंगे या हिस्ट्री में पढ़ेंगे। उसके बाद लिखा है नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज, फेडरल स्ट्रक्चर, पीआईएल, पब्लिक लिटिगेशन, तो वो सब चीजें हमारे नए सिलेबस में भी ऐड एज इट इज की गई है। तो अब हम बात करते हैं इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम की। तो इसके अंदर भी बहुत ज्यादा चेंज नहीं है। इसके अंदर सिर्फ एक प्लानिंग कमीशन जो है या फिर नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो है, ये अब आपके कंटेक्स्ट में नहीं रही है, क्योंकि अब इनका स्पेस किसने ले लिया है? इनका स्पेस नीति आयोग ने ले लिया है। कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं है इंडियन पॉलिटी में। साथ ही में ये जो लोकल सेल्फ डेवलपमेंट एंड पंचायती राज है, ये हम कभी भी इंडियन कंटेक्स्ट में नहीं पढ़ते, हम राजस्थान के कंटेक्स्ट में पढ़ते हैं। तो ये वाला जो पोर्शन है दैट इज शिफ्टेड टू राजस्थान पॉलिटी। अब आइए राजस्थान के पॉलिटिकल सिस्टम की बात करते हैं। तो जैसा कि हमने इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में देखा था कि हम क्या पढ़ रहे हैं? प्रेसिडेंट पढ़ रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर पढ़ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट पढ़ रहे हैं, जुडिशियल रिव्यू पढ़ रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पढ़ रहे हैं, लोकपाल पढ़ रहे हैं, फेडरलिज्म पढ़ रहे हैं, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन पढ़ रहे हैं। तो उसी तरीके से जब हम स्टेट पॉलिटिकल सेटअप की बात करते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं? हम गवर्नर पढ़ते हैं, हम सीएम पढ़ते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, लेजिस्लेटिव असेंबलीज पढ़ते हैं, हाई कोर्ट पढ़ते हैं। साथ साथ में हम यहाँ पे कहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ते हैं? हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ते हैं, हम यहाँ पे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पढ़ते हैं। तो जो रेपुटेशन वहां पे हम इंडियन कंटेक्स्ट में नहीं पढ़ रहे थे, वो चीज हम कहाँ पढ़ रहे हैं? पंचायती राज और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हम कहाँ पढ़ रहे हैं? वो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। जो पोर्शन यहां से मैंने कहा था कि ये वाला पोर्शन कहाँ गया? राजस्थान पॉलिटी में, तो ये रहा। तो पॉलिटी में कोई चेंज नहीं है सिवाय एक चीज के कि आपका जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है वो हम पॉलिटी में भी पढ़ रहे हैं, बट वो राजस्थान पॉलिटी में पढ़ रहे हैं। और दूसरा चेंज ये है कि प्लानिंग कमीशन और नेशनल प्लानिंग काउंसिल की जगह किसने ले ली है? नीति आयोग ने ले ली है। अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है दैट इज वेरी डायनेमिक इन नेचर, यानी उसके अंदर हम किस बात पे स्टडी करते हैं? हम फिगर्स पे स्टडी करते हैं, हम नंबर्स पे स्टडी करते हैं। तो वो बहुत डायनेमिक होता है, वो हर दूसरे तीसरे महीने में चेंज हो जाते हैं। बट जो बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी है वो तो हमें सेम ही रहता है। जैसे बजटिंग कैसे करते हैं, इंडिया का बैंकिंग स्ट्रक्चर कैसा है, हम नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम ग्रोथ कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम डेवलपमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। और इसके अंदर एक पोर्शन ऐड हुआ है आपका नया, दैट इज जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज। क्योंकि इंडिया का जो टैक्स सिस्टम था दैट वाज डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, अब वो टैक्सिंग सिस्टम पूरा चेंज हो गया एंड दैट इज कन्वर्टेड इनटू जीएसटी। तो जब इंडिया के अंदर टैक्स सिस्टम है दैट शिफ्टेड टू जीएसटी, तो जो शिफ्ट है, जो मेजर शिफ्ट है, तो अब हम किसकी बात, अब तो इसके अंदर हमारे सिलेबस में क्या ऐड हुआ है? जीएसटी। उसके अलावा अकाउंटिंग है, किस अकाउंटिंग कैसे यूज करते हैं, उसके कंसेप्ट क्या है, टूल्स क्या है, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, फिस्कल पॉलिसी कैसे बनती है, मॉनेटरी पॉलिसी कैसे बनती है, फिर सब्सिडीज क्या है, पीडीएस कैसे होता है, ई कॉमर्स है। तो बाकी सब चीजें सेम है, इकोनॉमिक्स में कुछ भी चेंज नहीं है। इकोनॉमिक्स वैसे ही चेंज होती रहती है, सिर्फ उसके बेसिक्स सेम रहते हैं। बट इकोनॉमिक्स वैसे बहुत डायनेमिक सब्जेक्ट है, क्योंकि आपको यहाँ पे फिगर्स रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, डेटा रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो बाकी सब सेम है, सिर्फ एक जीएसटी काउंसिल है जो इसके अंदर ऐड हुआ है। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड प्लानिंग इन इंडिया। तो जब हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड प्लानिंग की बात कर रहे हैं तो हमने देखा है कि 5 ईयर प्लान्स आर नाउ क्लोज्ड, या उनको हमने डिसकंटिन्यू कर दिया है, या फिर हमने उनको तो जब हम बात करते हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड प्लानिंग की, तो हम देखते हैं कि जो 5 ईयर प्लान है दोज आर डिसकंटिन्यूड, क्योंकि अब उसकी जगह किसने ले ली है? नीति आयोग ने ले ली है। तो जो ये फर्स्ट वाला पोर्शन है, फर्स्ट वाला पॉइंट है, ये हमारे लिए क्या हो गया? बेमानी हो गया, यूजलेस हो गया, क्योंकि अब 5 ईयर प्लान तो है ही नहीं। और 5 ईयर प्लान, लास्ट 5 ईयर प्लान कब तक था? 2012 तक था। 2012 में बना था लास्ट 5 ईयर प्लान। तो हमें ये चीज नहीं पढ़नी है, बट हमें ये चीज छोड़नी भी नहीं है,
क्योंकि ये जो चीज है 5 ईयर प्लान जो है किसने शुरू करे थे, नेहरू जी ने शुरू किए थे। और हम इंडियन हिस्ट्री में कहां तक की चीजें पढ़ रहे हैं, हम इंडियन हिस्ट्री में डेवलप फॉर्मेशन ऑफ इंडिया पढ़ रहे हैं 1964 तक। 1964 इज नेहरूवियन एरा, ठीक है। तो हमें यहां तक पढ़ना है, तो हम 5 ईयर प्लान किसकी दृष्टि से पढ़ेंगे, हम इकोनॉमिक्स की दृष्टि से अब नहीं पढ़ेंगे, हम डेटा याद नहीं रखेंगे इसके, बट हम किसकी दृष्टि से पढ़ेंगे, अब हम इसको इतिहास की दृष्टि से पढ़ेंगे, यानी हमें सिर्फ इसमें फैक्ट्स पे बेस करना है। अब बात करते हैं मेजर सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी की, इंडस्ट्रीज की, ट्रेड, करंट स्टेटस और इनिशिएटिव तो बिल्कुल सेम है। हमारी जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है और उसके अंदर जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं, वो भी बिल्कुल सेम है, यानी इकोनॉमिक्स में कोई भी मेजर चेंज नहीं हुआ है। जो आप पहले पढ़ते थे वो आप अब पढ़ेंगे, आप इसके अंदर सिर्फ जीएसटी नया पढ़ेंगे और 5 ईयर प्लान जो है आपको किसकी दृष्टि से पढ़ेंगे, आप वो इतिहास की दृष्टि से पढ़ेंगे। अब आगे चलते हैं, अब हम ह्यूमन रिसोर्स एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो जब हम ह्यूमन रिसोर्स और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हम सबसे पहले बात करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की। तो आजकल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के साथ साथ एक हैप्पीनेस इंडेक्स है जो इंक्लूड हो चुका है हमारे करिकुलम में, क्योंकि आजकल हम ये भी देख रहे हैं कि भाई आदमी तो डेवलप हो रहा है, तो साथ में खुश है या नहीं है। आदमी तो डेवलप हो ही रहा है, उसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि उसकी बेसिक नेसेसिटीज के साथ साथ वो खुश है या नहीं है। तो वही खुशी हमें कहाँ देखनी है, हमें हैप्पीनेस इंडेक्स में देखनी है। उसके अलावा हमें क्या पढ़ना है, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ना है, उसके टाइप्स पढ़ने हैं, कंसेप्ट पढ़ने की पॉवर्टी क्यों होती है और उसकी रेमेडीज पढ़ने की, हम पॉवर्टी को मिटिगेट कैसे कर सकते हैं। और साथ साथ में हमें करंट फ्लैगशिप स्कीम्स पढ़नी है। वो करंट फ्लैगशिप स्कीम्स किसके लिए होती है, पॉवर्टी को मिटिगेट करने के लिए होती है, अनएम्प्लॉयमेंट को मिटिगेट करने के लिए होती है। उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड देख रहे हैं, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। जब हम सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं तो हम ये देख रहे हैं कि हम जो वीकर सेक्शंस है उनको सोशली कैसे अपलिफ्ट कर सके, उनको एम्पावर कर सके, उनको इस तरीके की फैसिलिटीज दे सके कि वो अपना सामाजिक स्तर, अपना जो सोशल स्टैंडर्ड है उसको रेज कर सके। तो इसके अंदर हम कुछ गवर्नमेंट स्पेशल प्रोविजंस बनाती है वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए। और वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी कौन कौन से होते हैं, दे आर जनरली वुमेन, चिल्ड्रन एंड ओल्ड। वुमेन, चिल्ड्रन एंड ओल्ड, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब हम इकोनॉमी ऑफ राजस्थान पे आते हैं। देखिए इकोनॉमिक्स में कहीं भी बहुत मेजर चेंज नहीं है विद रिस्पेक्ट टू द बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी, द इकोनॉमी ऑफ राजस्थान एंड इकोनॉमी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो जैसे इंडिया में कोई बहुत मेजर चेंज नहीं है, वैसे राजस्थान की इकोनॉमी में भी कोई बहुत मेजर चेंज नहीं है। बिल्कुल मेजर चेंज क्या, इनफैक्ट मैं बोल रही हूँ कि कोई भी चेंज नहीं है। आप जो पहले पढ़ते थे आपको वही पढ़ना है। आपको मैक्रो ओवरव्यू ऑफ इकोनॉमी पढ़नी है जो आप पहले भी पढ़ते थे, आप अब भी पढ़ रहे हैं। आपको मेजर एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर्स पढ़ने थे, आप पहले भी पढ़ते थे, आप अब भी वही पढ़ रहे हैं। रोड डेवलपमेंट एंड प्लानिंग आप पहले भी पढ़ते थे, आप अब भी पढ़ रहे हैं। तो राजस्थान की इकोनॉमी के सिलेबस में कोई भी चेंज नहीं है। जो आप पहले पढ़ते थे आप वही पढ़ रहे हैं। आप मेजर स्कीम्स पढ़ रहे हैं, आप माइनॉरिटीज के लिए पढ़ रहे हैं, आप वुमेन एंड चाइल्ड और फार्मर्स और लेबर्स के लिए प्रोजेक्ट्स पढ़ रहे हैं जो गवर्नमेंट ने चलाए हैं। आप डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पढ़ रहे हैं जो गवर्नमेंट चला रही है। आपको इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिसोर्सेज के लिए राजस्थान गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है इकोनॉमी वाइज, आप वो पढ़ रहे हैं। ग्रोथ कैसे हो रही है यहाँ पे, और ग्रोथ के लिए प्लानिंग और डेवलपमेंट में क्या क्या किया जा रहा है वो पढ़ रहे हैं। तो बेसिकली आप राजस्थान इकोनॉमी में कुछ भी नया ऐड नहीं हुआ है, दैट इज सेम एज 2018। बस डेटा ऑब्वियसली चेंज होंगे क्योंकि वो तो हर 3-4 महीने में चेंज होते हैं, दैट इज इट। तो वो चीज हमें नए सिरे से कवर करनी है, हमें बेसिक सेम रखने हैं, बट हमें अपना डेटा जो है पुराना वो अपडेट करना है और नए स्टूडेंट्स को बेसिक्स के साथ साथ अपडेटेड डेटा के साथ नोट्स बनाने हैं। अब आगे चलते हैं, अब हम बात करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। ये आर्ट्स वालों के लिए बहुत बड़ी समस्या है, बट इसके अंदर आपकी समस्याओं का समाधान किया गया है। इस वाले सिलेबस के अंदर आर्ट्स एंड कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स को ध्यान रखते हुए कुछ पॉजिटिव चेंजेस किए गए हैं। तो आइए देखिए देखें क्या करते हैं। इन बेसिक्स ऑफ एवरीडे साइंस दैट इज सेम इन बोथ ऑफ द टॉपिक्स। बात करते हैं सेकेंड पॉइंट में, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर्स, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी।
नए वाले सिलेबस में इलेक्ट्रॉनिक्स भैया नहीं है। उन्होंने बोल दिया कि आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में पता नहीं होना चाहिए, पर आपको बेसिक कंप्यूटर एंड आईटी टेक्नोलॉजी पता होनी चाहिए। क्यों पता होनी चाहिए? क्योंकि जो सरकारी सिस्टम है वो पूरा क्या हो रहा है, डिजिटलाइज हो रहा है, तो आपको बेसिक्स तो आने चाहिए। ठीक है, कुछ बहुत ज्यादा इसके अंदर डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, बट आपको बेसिक्स पता होने चाहिए जो 10th या 12th तक की बुक्स में दिए हुए हैं। थर्ड पॉइंट में उन्होंने दे रखा है स्पेस टेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग सैटेलाइट्स, और फोर्थ पॉइंट में दे रखा है डिफेंस टेक्नोलॉजी। तो जो थर्ड और फोर्थ पॉइंट है इनको मर्ज करके नए वाले सिलेबस में थर्ड पॉइंट में इकट्ठा दे दिया गया है, डिफेंस टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी एंड सैटेलाइट्स। इसके अंदर के आपको क्या क्या पढ़ना है? डिफेंस टेक्नोलॉजी के अंदर आपको वेरियस मिसाइल्स पढ़नी है। बेसिकली आपको क्या पढ़ना है? मिसाइल कैसे बनती है, मिसाइल के कितने पार्ट्स होते हैं, मिसाइल की डायरेक्शन कैसे सेट होती है, और इंडिया में कौन कौन सी मिसाइल्स हमने बनाई है। स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर हमें बेसिक रॉकेट्स पढ़ने हैं कि रॉकेट्स के कितने पार्ट होते हैं, इंडिया का फर्स्ट रॉकेट कौन सा था, और इंडिया की रॉकेट की ट्रेजेक्टरी कैसे डिसाइड होती है, उसके अंदर कौन सा फ्यूल यूज होता है, कौन सा इंजन यूज होता है। और जो ये स्पेस टेक्नोलॉजी में हम जो रॉकेट्स पढ़ रहे हैं वो कोई ना कोई सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए होते हैं, तो इंडिया की कौन कौन सी सैटेलाइट है, हम कौन कौन सा सिस्टम यूज करते हैं, हमारी सैटेलाइट सेंटर्स कहाँ कहाँ पर है, और ये सब चीज। तो इसके अंदर से आधी से ज्यादा चीजें जो मैंने बोली है वो करंट अफेयर्स में आप वैसे ही कवर कर लेते हैं कि आज यहाँ पर अग्नि 5 का क्या कहते हैं टेस्ट हुआ, या फिर आज इंडिया ने ये वाला रॉकेट, ये वाली सैटेलाइट लॉन्च करी, और सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए उन्होंने ये वाला रॉकेट यूज किया, और ये वाला रॉकेट इस टाइम गया और यहां से गया, इस प्लेस से गया। तो वो आधी ज्यादा चीजें तो आप कहाँ पढ़ लेते हैं? करंट अफेयर्स में पढ़ लेते हैं। तो बस उसका थोड़ा सा जो टेक्निकल पार्ट है कि कौन सा इंजन यूज होता है, कैसी ट्रेजेक्ट्री सेट होती है, या फिर कौन सा फ्यूल यूज होता है, या फिर उसको लॉन्च करने के लिए कौन कौन सी वेदर कंडीशंस फेवरेबल होती हैं, वो सब चीजें हम थोड़ा सा बस साइंटिफिक, थोड़ा सा टेक्निकल टर्म्स हमें बस यहाँ पे कवर करनी है। तो इतना घबराने वाली बात नहीं है, कोई बहुत ज्यादा आपसे नहीं पूछा गया है, बट जो करंट अफेयर्स में पूछा गया उसका साइंटिफिक व्यू आपसे बस पूछा गया। दैट्स इट। अब हम बात करते हैं पुराने सिलेबस में नैनो टेक्नोलॉजी की। तो वो हमको कहाँ दे रखा है? फोर्थ पॉइंट में दे रखा है नैनो टेक्नोलॉजी, और उसके साथ साथ इन्होंने क्या बोला कि अब बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग भी साथ में पढ़ लीजिए, क्योंकि ये क्या है, एक दूसरे के रिलेटेड है। अब आप सोच रहे बायोटेक्नोलॉजी कहां से उठा ला, ये तो यहाँ पे दिख नहीं रहा भैया, है यहीं पर है। बायोटेक्नोलॉजी इन इंजीनियरिंग 8th पॉइंट में दे रखा है। तो इन्होंने क्या करा, 5th वाला पॉइंट डाल दिया और 8th पॉइंट का एक टॉपिक जो है वो इन्होंने यहाँ पे मर्ज कर दिया। कोई चेंज नहीं है जो आप बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड। बायोटेक्नोलॉजी बेसिकली कहाँ यूज होती है? आज हमारे इंडिया के कंटेक्स्ट में बायोटेक्नोलॉजी सिर्फ एग्रीकल्चर में यूज होती है, या जेनेटिक इंजीनियरिंग एग्रीकल्चर के टर्म्स में यूज होती है। जो बीटी कॉटन लेते हैं, मॉडिफाइड वर्जन ऑफ राइस बना रहे हैं, या फिर मॉडिफाइड वर्जन ऑफ मस्टर्ड हम यूज करते हैं, तो और उसके अंदर कैसे कैसे करते हैं वो सब बायोटेक्नोलॉजी के तो पार्ट है। और जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है कि जीनोम, डीएनए, आरएनए, ये सब चीजें हम अगर कोरोना पढ़ते हैं, कोरोना के बारे में जो करंट अफेयर्स में उसके अंदर भी हम ये सब चीजें देख ही रहे हैं ना, कि कैसे वो डीएनए स्ट्रक्चर को कैच कर लेता है, फिर उसको रेप्लिकेट करता है, और फिर कैसे वो अंदर इन्फेक्शन हम कर रहे हैं। तो आजकल पिछले 2 साल से तो हम सब कोरोना एक्सपर्ट हो ही गए। जो आरटीपीसीआर टेस्ट है वो कैसे हो रहे हैं, क्या हो रहा है, तो वो सब बेसिकली जेनेटिक इंजीनियरिंग का एक पार्ट है। तो वो करंट अफेयर से रिलेटेड रहता है बहुत ज्यादा, तो घबराने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक में क्या है, ह्यूमन बॉडी के बारे में पूछा गया है। उसके साथ साथ उन्होंने क्या बोला कि आप फूड एंड न्यूट्रिशन भी पढ़ लीजिए और ह्यूमन हेल्थ केयर के बारे में भी पढ़ लीजिए। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो हमने क्या करा, हमने कहा कि ठीक है हम फूड एंड न्यूट्रिशन पढ़ लेते हैं, पर हम ह्यूमन बॉडी तो बहुत बड़ी है, हम कहाँ तक डाइजेस्टिव सिस्टम ये पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, बहुत बड़ा हो जाता है, बहुत ज्यादा ऐसा लगता है कि बायोलॉजी ऑप्शनल पढ़ रहे हैं। नहीं, अब हम वो नहीं पढ़ेंगे। अब आरपीएससी ने क्या कहा कि ठीक है आप पूरी ह्यूमन बॉडी के बारे में मत पढ़िए, पर आप कम से कम ब्लड ग्रुप और आरएच फैक्टर के बारे में तो पढ़िए। इतना तो आपको पता होना चाहिए। आपको पूरी बॉडी से मतलब नहीं है, बट आपको क्या पता होना चाहिए, आपको ब्लड ग्रुप और आरएच फैक्टर के बारे में तो कम से कम पता होना ही चाहिए। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक पॉजिटिव चेंज हुआ है कॉमर्स और आर्ट्स वाले बच्चों के लिए कि उनका सिलेबस थोड़ा सा जो प्रॉपर बायोलॉजी वाला था वो थोड़ा सा श्रिंक डाउन हो गया, रिड्यूस हो गया। ठीक है, उसके बाद इन्होंने बोला कि हमें क्या पढ़ना है, हेल्थ केयर पढ़ना है। हमने कहा ठीक है साहब, जरूर पढ़ेंगे, हेल्थ केयर पढ़ेंगे। और हेल्थ केयर के साथ हम क्या क्या पढ़ेंगे,
हेल्थ केयर के साथ साथ हम पढ़ेंगे इन्फेक्शन, और उसके साथ इन्फेक्शन में हम देखेंगे कि नॉन इन्फेक्शन एंड ज़ूनोटिक डिजीजेस। ज़ूनोटिक डिजीजेस वो होती हैं जो किसी भी एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसमिट होती है, जैसे स्वाइन फ्लू, जैसे इबोला, जैसे वायरस मंकी बी, जैसे प्लेग। और कहते तो ये भी है ना कि कोरोना बैट से इवॉल्व हुआ है, तो हो सकता है हमें कोरोना भी पढ़ना पड़े। ठीक है, तो हमें हेल्थ केयर के साथ साथ क्या पढ़ना है, हमें इन्फेक्शंस पढ़ने हैं, और हमें नॉन इन्फेक्शन, और साथ साथ में हमें कौन से पढ़ने हैं, ज़ूनोटिक डिजीजेस भी पढ़ने हैं। अब इधर बात आई है एनवायरमेंटल एंड इकोलॉजिकल चेंजेस एंड इट्स इंपैक्ट। हमने ज्योग्राफी में भी कुछ हमने देखा था कि एनवायरमेंटल और इकोलॉजी से कुछ रिलेटेड चीजें थी, हमने कहा था कि हम इसको साइंस में पढ़ेंगे, तो ये इन्होंने यहाँ पे डाल दिया 8th पॉइंट में। इन्होंने बोल दिया कि आप एनवायरमेंटल इकोलॉजिकल चेंजेस पढ़ लो और उसके इंपैक्ट पढ़ लो। और आपने जब बायोडाइवर्सिटी वाला टॉपिक छोड़ा था ना पहले, यहाँ पे वो बायोडाइवर्सिटी भी आप कहाँ पढ़ लो, यहाँ पढ़ लो, साथ साथ में उसका कंजर्वेशन भी पढ़ लो, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं वो भी पढ़ लो। यानी आपको इम्पैक्ट असेसमेंट करना होता है, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट EIA, कि हम अगर कोई चीज डेवलप कर रहे हैं तो वो नेचर को कितना हार्म कर रही है, हमें उसका असेसमेंट करना पड़ता है कि हम जो प्रोजेक्ट लगा रहे हैं ये हमारे लिए फायदेमंद है कि नुकसान है। क्योंकि नेचर को हार्म है तो ऑब्वियसली ह्यूमन रेस को तो हार्म है ही ना। नेचर खराब होगा तो ह्यूमन रेस का फ्यूचर भी तो खराब होगा। आप सारे पेड़ काट दो एक रोड बनाने के लिए, आपको इन फ्यूचर ऑक्सीजन कैसे मिलेगा, इन फ्यूचर वहां पे जो सॉइल इरोजन है उसको कैसे रोका जाएगा। तो हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट में EIA और वो सब भी इंक्लूड करके पढ़ना होगा, तो उसको थोड़ा सा हमें अच्छे से पढ़ना होगा। उसके बाद इन्होंने बोला कि आप एग्रीकल्चर पढ़ लो, हॉर्टिकल्चर पढ़ लो, फॉरेस्ट्री पढ़ लो, एनिमल हस्बेंड्री विद स्पेशल रेफरेंस टू राजस्थान पढ़ लो। हमने कहा ठीक है साहब, बिल्कुल सही बात है, राजस्थान के लोग हैं, राजस्थान के बारे में तो पढ़ेंगे ही, दैट इज वेरी सेम। उसके बाद उन्होंने बोला कि राजस्थान में जो जो डेवलपमेंट हो रहा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आपको वो भी पढ़ना है। तो हमने कहा ठीक है भाई, वो तो हम पढ़ ही लेंगे। साइंस के अंदर क्या हुआ है, आपका सिलेबस जो है वो श्रिंक डाउन हुआ है, आपको बहुत ज्यादा बायोलॉजी में और बहुत ज्यादा टेक्निकल फिजिक्स या टेक्निकल इलेक्ट्रॉनिक्स में नहीं फंसाया गया, आपको श्रिंक डाउन कर दिया गया है। और ज्योग्राफी में जो हमने इकोलॉजिकल डेवलपमेंट और नेचर कंजर्वेशन वगैरह नहीं पढ़ा था वो हम सब यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं है। अब आइए बात करते हैं रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी, यानी साइंस मैथ्स रीजनिंग। हमने बोलते हैं ना कि साइंस मैथ्स रीजनिंग ये बहुत टफ है, ये इसको क्यों ऐड कर दिया, तो उसमें से हम साइंस डिस्कस कर चुके हैं, बहुत बेसिक साइंस है, 10th तक की साइंस है। अब हम बात करते हैं मैथ्स एंड रीजनिंग की। तो ये हमारा रीजनिंग वाला पेज है, इसके अंदर हम देखते हैं कि कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन सेम है, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट सेम है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन सेम है, कोर्स ऑफ एक्शन सेम है, एनालिटिकल रीजनिंग सेम है। यानी रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग में कुछ भी ऐड नहीं हुआ है। जब हम मेंटल एबिलिटी की बात करते हैं तो नंबर एंड लेटर सीक्वेंसेस भी है, कोडिंग डिकोडिंग भी है, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू रिलेशन भी है, ये सारी चीजें हम यहाँ पे भी देखते हैं। शेप्स एंड देयर सबसेक्शंस भी है। तो इसमें नया क्या है, इसमें ये 3 चीजें नहीं है, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, लॉजिकल वेन डायग्राम एंड मिरर वाटर इमेजेस। यानी कि आपने अपनी शक्ल सामने देखी तो आपको अगर राइट हैंड हिलाओगे तो आपको मिरर के अंदर क्या क्या हिलता हुआ दिखेगा, लेफ्ट साइड में कुछ हिलता हुआ दिखेगा। आपका तो राइट है तो मिरर में क्या दिखा रहा है, लेफ्ट दिखा रहा है। अगर आप नॉर्मल आर ऐसे लिखते हो और मिरर में आप इसको देखोगे तो वो कैसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा। तो हमें ये सब चीजें, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हमें कहाँ पढ़नी है, यहाँ पढ़नी है, मिरर वाटर इमेजेस पे पढ़नी है। ठीक है, डायरेक्शन सेंस टेस्ट पे हम क्या पढ़ते हैं कि सपोजिंगली ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, मैं यहां से गया, मैं ईस्ट मुड़ा, 40 मीटर्स में ईस्ट चला, फिर उसके बाद मैंने साउथ ले लिया, 100 मीटर्स में साउथ चला। तो बताओ मैं स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूर हूं, तो बताइए मैं स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूर हूं और मेरा फेस किस तरफ है। इस तरीके के सवाल कहाँ पूछे जाएंगे, इस तरीके के सवाल कहाँ पूछे जाते हैं, इस तरीके के सवाल आपसे पूछे जाते हैं
डायरेक्शन सेंस टेस्ट के अंदर, यानी आपको पता होना चाहिए कि पेपर पे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट हम कहाँ मार्क करते हैं, और ये चीजें हमारे को कहाँ यूजफुल है, ये हमारे को मैप रीडिंग में बहुत ज्यादा यूजफुल है। अब बात करते हैं बेसिक मैथ्स की। तो इसके अंदर इन्होंने एक लाइन देकर के छोड़ दिया, एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। अब ये तो बड़ा वाइड सा हो जाता है, 12th तक का सिलेबस आप पूरा इसके अंदर इंक्लूड कर लो, और बेसिक एलिमेंट्री नॉलेज का मतलब आपके लिए जो हो सकता है बेसिक हो, सामने वाले के लिए हो सकता है एडवांस हो। तो उन्होंने क्या करा, यहाँ पे उन्होंने बोला कि नहीं ठीक है, हम इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं, हम सीधा सीधा बोलेंगे कि आपको क्या पढ़ना है। आइए देखते हैं हम क्या पढ़ना है। हमें सबसे पहले इन्होंने बोला कि आप रेशो पढ़ लो, प्रपोर्शन पढ़ लो और पार्टनरशिप पढ़ लो, क्योंकि आपको पता तो होगा ही कि नंबर सिस्टम कैसे होता है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या है, ये तो आपको पता होगा। इन्होंने मान लिया, अज्यूम कर लिया कि छठी या सातवीं तक की मैथ्स आपको आती है या 5वीं तक की मैथ्स आपको आती है, तो हम उसके आगे का आपसे पूछते हैं। फिर उन्होंने बोल दिया कि आप परसेंटेज पढ़ लो, पीआई सीआई पढ़ लो, यानी सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ लो, और उसके बाद आप एक एनालिसिस कर लो, डेटा एनालिसिस, पाई चार्ट डायग्राम्स का। ठीक है, ये हो गया। अब नया क्या ऐड हुआ सिलेबस में, ये जो गोला कर रही हूं ना, ये पॉइंट्स नए ऐड हुए हैं मैथमेटिक्स के सिलेबस में। इन्होंने बोला कि आपको पैरामीटर निकालना आना चाहिए प्लेन फिगर्स का। प्लेन फिगर यानी स्क्वायर, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, सर्किल, है ना। और जो दूसरे होते हैं कॉम्प्लिकेटेड फिगर्स, वो क्यूब, क्यूबॉइड, हम स्क्वायर उसका नहीं पूछ रहे, कोन, सिलेंडर, इनका नहीं पूछ रहे। हमें ज्योमेट्री में नहीं जाना, हमें प्लेन प्लेन आराम आराम से जो सिंपल पेपर पे दिखती है ना जो चीजें हम आराम से पेपर पे बना सकते हैं, ट्राइंगल, स्क्वायर, सर्किल, रेक्टेंगल, पेंटागन, हेक्सागन, जो भी जितने भी आप साइड्स के बना सकते हैं, डेक्टागन वगैरह, तो हमें उस चीज के बारे में पढ़ना है। इन्होंने बोल दिया कि नहीं, हमें ये नहीं पता चलना कि ये क्यूब जो बना रहे हो आप, हमें क्यूब का नहीं पूछ रहे हम आपसे कुछ भी, नहीं, हम क्यूब का नहीं पूछ रहे, हमें क्या चाहिए, हमें प्लेन फिगर्स के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या कहा कि आपको मीन, मोड, मीडियन निकालना आना चाहिए, आपको परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन निकालना आना चाहिए। उसके बाद इन्होंने प्रोबेबिलिटी में स्पेसिफिकली मेंशन किया कि आपको सिंपल प्रॉब्लम्स देखनी है, कि प्रोबेबिलिटी 10th की किताब में भी है और 10वीं 11वीं की, क्योंकि प्रोबेबिलिटी 10वीं की किताब में भी है और 11वीं 12वीं की किताब में भी है। तो उन्होंने बोला कि हमें एडवांस लेवल नहीं पढ़ना, हमें 10वीं तक की मैथ्स पढ़नी है, तो हमें प्रोबेबिलिटी कौन सी पढ़नी है, हमें प्रोबेबिलिटी पढ़नी है पर सिंपल पढ़नी है। अब हम बात करते हैं करंट अफेयर्स की। तो करंट अफेयर्स में हम मेजर लैंडमार्क्स देखते हैं, मेजर इश्यूज देखते हैं। तो हम 3 स्टेजेस में देखते हैं, नेशनल, इंटरनेशनल एंड स्टेट, वही है। इसके साथ साथ कौन कौन से लोग आइए करंट अफेयर्स की बात करते हैं। तो जब हम करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो हम 3 स्टेजेस में पढ़ते हैं, इंटरनेशनल, नेशनल एंड स्टेट। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि कौन कौन से पर्सन्स न्यूज में रहे, कौन कौन सी प्लेसेस न्यूज में रही, कौन कौन सी इंस्टीट्यूशंस न्यूज में रहे, गेम्स, स्पोर्ट्स और उससे रिलेटेड एक्टिविटीज भी हम करंट अफेयर्स में पढ़ते हैं। तो अगर हम कंक्लूजन निकालना चाहें इस पूरे सिलेबस का, जो हमने पूरे 2 सेशन लिए हैं आपके, तो इसके अंदर अगर हम बात करना चाहें कि आपके सिलेबस में क्या क्या ऐड हुआ है, क्या क्या सब्सट्रैक्ट हुआ है, और इस सिलेबस को कंफ्यूजिंग बनाया गया है, सिलेबस को सिंपल बनाया गया है, तो जो हम कंक्लूजन निकालते हैं वो ये निकलता है कि पहले का जो सिलेबस था वो बहुत वेग था, कहीं भी कुछ भी लिखा हुआ था, सिर्फ हेडिंग देकर के छोड़ा हुआ था, और उसके बाद स्टूडेंट की डिस्क्रिप्शन पे छोड़ा हुआ था कि उसको कितना डेप्थ में पढ़ना है। तो इन्होंने यहाँ पर क्या करा है, आपके लिए बैरियर सेट करें, ये चीज आपको बस यहीं तक पढ़नी है, स्टॉप हो जाइए, ये चीज आप पहले कम पढ़ रहे थे इसको ज्यादा पढ़िए। इन्होंने क्या करा है, आपके लिए सिलेबस को बॉक्स किया है, वाइड फील्ड से आपके लिए क्या करा है इन्होंने, खुला मैदान था उसको क्या बोला कि नहीं, खुला मैदान नहीं है, आपको इतना भटकने की जरूरत नहीं है, बस इस कमरे में जितना हम समेट सकते हैं उतना समेट लीजिए। तो उन्होंने आपका सिलेबस का करा, बॉक्स करा है। कुछ चीजें जो रिलेवेंट नहीं थी आज के कंटेक्स्ट में, उन्होंने उन चीजों को हटाया है, और कुछ इन्होंने पोर्शंस ऐड करे हैं मैथ्स के सिलेबस में और रीजनिंग के सिलेबस में। इसके अलावा सिलेबस में कोई भी मेजर चेंज नहीं हुआ है। दिस इज अ रिलैक्सेशन फॉर ओल्ड स्टूडेंट्स एंड न्यू स्टूडेंट्स एज वेल, कि अब उन्हें पता, ओल्ड स्टूडेंट्स के लिए रिलैक्सेशन ये है
कि अब उन्हें बहुत ज्यादा मेजर चेंजेस नहीं करने पड़ेंगे अपनी नोट्स के अंदर, अपनी पढ़ाई के अंदर, अपनी स्ट्रैटेजी के अंदर। और जो पुराने नए स्टूडेंट्स है उनको पता लग गया कि हमारे को अथाह सागर में नहीं छोड़ा गया है, वी आर नॉट लेफ्ट इन द ओपन सी, हमें एक स्विमिंग पूल में छोड़ा गया कि बस हमें बस उतना ही एक डिस्टेंस कवर करना है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम मी। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, एंड वील ट्राई टू सॉल्व योर क्वेरीज इन द नेक्स्ट सेशन। So thank you. अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें पतंजलि, रिद्धि सिद्धि चौराहा के पास, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर। कॉल करें 72406 72406।